हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रंबा क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग पढ़ रहे थे अनुच्छेदों को देख रहे हैं, है ना। तो संविधान के अंदर अनुसूचियां हम देख चुके हैं, तो भाग और अनुच्छेद एक साथ हम देखते चलेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जब भी पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं तो मौलिक अधिकार तक सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो हम बात कर लेंगे आज भाग एक, जिसमें हम बात करते हैं भारत राज्यों का संघ है, केंद्र संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है 1 से 4 तक। उसके उपरांत हम बात करेंगे नागरिकता की, भाग 2 है ना, 5 से 11 तक नागरिकता। उसके उपरांत 12 से 35 तक देखेंगे जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो वहां तक हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जितना डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम लोग चर्चा में शामिल करेंगे उन चीज़ों को। और बेसिक चीज़ें हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं तो दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं कहानी को। पहला भाग एक कहां से कहां तक है? हाँ, आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है, इसके अंदर 1 से 4 तक आप देखेंगे, जिसमें बात होती है कि भारत क्या है ना। तो भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है ना। और यहां से प्रश्न इस बार आएगा ही आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है ना। तो जिसमें से अनुच्छेद 1 ये प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो 1 से 4 तक, भाग 1 में 1 से 4, जिसे हम कहते हैं भारत राज्यों का संघ है। कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, समय के साथ बदलता रहता है ना। अभी कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं भारत के पास? 28 राज्य और 29 नहीं है, 29 से तो कम हो गया ना। हाँ, वो तो कम ज्यादा होते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी 28 8 है तो ठीक है, फिर कम होगा या बढ़ जाएगा तो देखते रहेंगे हम। अनुच्छेद 4 जो है, सॉरी, अनुच्छेद 1 जो है 3 भागों में विभक्त है, ध्यान से समझिएगा। पहला, इसमें 3 भागों में बांटा गया है अनुच्छेद के। एक, राज्यों के क्षेत्र, मतलब हम कहते हैं राज्य, ठीक है। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र, यूनाइटेड टेरिटरी, है ना, जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ठीक है। वैसे सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो जिला है वो कहाँ है? हमारे जो लद्दाख है, लद्दाख जो यूनाइटेड टेरिटरी है, वहीं उसी का जिला है लेह, सबसे बड़ा है ना। और तीसरा, ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जाएंगे। ये प्रश्न ध्यान से समझिएगा। 3 क्षेत्रों में, 3 भागों में डिवाइड किया गया है अनुच्छेद 1 को। मतलब शॉर्ट में कहेंगे तो भारत राज्यों का संघ है, ये कहेगा, मतलब इतने राज्य, इतने केंद्र शासित प्रदेश हम कह सकते हैं। तो राज्य, क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश, और साथ साथ जो हम भविष्य में कब्जा लेंगे, ठीक है। हम पूरे चाइना पे कब्जा कर लिए तो वो भारत होगा। पाकिस्तान क्यों वो तो वैसे भी छोटा बच्चा है बेचारा, चाइना का वो दम है तो, है कि नहीं। तो ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाता है, संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956, ये ध्यान रखेंगे, 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इससे बहुत बार प्रश्न बनता है। और यही था जिसमें भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्यों को विभक्त किया गया, ठीक है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 ये आया था जवाहरलाल नेहरू के तहत के समय काल में। और उस समय राज्यों को अलग अलग चीजें डिवाइड किया गया था, है ना, जैसे प्रीवी पर्स वगैरह, ये सब धीरे धीरे बाद में खत्म कर दिया गया। जो एक राज्य का दर्जा होना, ये सब चीजें बाद में समाप्त होती हैं। तो 1956 से पहले तक जो भी राज्य है वो कितने, 3 भागों में आते थे, अ ब स द। तो वो छोड़ो, इतना ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, बस ये समझना है कि ये सब तीसरे श्रेणी में हम कहेंगे कि वो क्षेत्र जो भारत में भविष्य में कभी अर्जित कर लिए जाएंगे, वो सब क्या होंगे, भारत के क्षेत्र माने जाएंगे। अनुच्छेद 1 कहता है, ठीक है। तो वही बात है, इंडिया दैट इज भारत, तो भारत दैट इज इंडिया, वो वाली बात है। तो अनुच्छेद 1 में ही है। और हम ये देखते हैं 1956 का, चलिए, जो 7वां संविधान संशोधन आया, उससे पहले तक हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रहे राज्य, ठीक है, जो विलय किए गए, है ना, 550 से अधिक हम कहते हैं, जिसमें पटेल साहब का अपना बड़ा योगदान रहा। उसमें से 3 ऐसे रहे, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर और एक जूनागढ़ वाला क्षेत्र, जिसे क्या किया गया, उसमें जो है चुनाव कराया गया, ठीक है, जनमत संग्रह करा लिया गया, तो जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। जम्मू कश्मीर, राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिया। वो 3 जो हमें परेशान किए थे, उसमें से तीसरे पे हम बात करते हैं हैदराबाद,
वो भी भारत में शामिल होने को तैयार नहीं था। बाकी धीरे धीरे कहीं न कहीं तैयार हो गए थे। पटेल साहब की अपनी जो है नीति थी। तो जूनागढ़ ऑपरेशन पोलो चला था उसी समय। प्रश्न कई बार बनता है, एक ही दिन में काम खत्म, भारत बन गया। हैदराबाद की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आता है। इतना चर्चा हो गया तो अब आप भूलेंगे नहीं। तो अनुच्छेद 1 क्या है? अनुच्छेद 1 वही है कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, वो सब भारत के हिस्से हैं, और जो बाद में कभी भविष्य में भी जिन्हें अर्जित कर लिया जाएगा चाहे जैसे भी, वो सब भारत का हिस्सा माने जाएंगे। ऐसा ना होता तो हम सिक्किम को भी नहीं कह पाते, हम गोवा को भी नहीं कह पाते, दादर नगर हवेली भी बाद में लाया गया। ऐसे बहुत सारे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जो समूह, ये सब बाद में जुड़े हैं। अनुच्छेद 2 ज़्यादा डिटेल्स में लिखा, परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा समझिए। देखिए, नए राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 2 में कहा गया है ना, जिसमें देखिए ध्यान से समझिएगा। ये जो आपके अनुच्छेद हैं 2 और 3, फिर चौथा, उसमें थोड़ा लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में संसद को 2 प्रकार की शक्तियां मिली हैं। पहला, नए राज्यों को संघ में हम शामिल कर सकते हैं, ठीक, अनुच्छेद 2 में। उसके उपरांत नए राज्यों की जो, अब देखिए दूसरी जो है, नए राज्यों की स्थापित शक्ति, और इसमें भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए गए राज्यों को भी हम शामिल करते हैं, जो अनुच्छेद 1 में हमें शक्तियां मिली हैं, ठीक है ना। तो 2 काम हम करते हैं, मतलब नए राज्यों को संघ में शामिल कर लेंगे और हम अलग से कोई नया राज्य बना भी सकते हैं। हम देखते हैं 2000 में, 2001 में बहुत सारे राज्य टूटे जुड़े, जिसमें हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड, ये सब हम देखते हैं, ठीक है ना, ये बात है। और इसके अंतर्गत संसद को ऐसी शर्तें और दशाओं के अधीन नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने और स्थापित करने की पूरी छूट है, ये अनुच्छेद 2 कहता है। तो नए राज्यों को शामिल किया जा सकता है या नए राज्य बनाए जा सकते हैं, ये 2 अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं समय इसलिए दे रहा हूँ उसमें, यहाँ बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संसद के नए राज्यों की स्थापना करना, वर्तमान राज्य के क्षेत्र और सीमाओं और नाम में इत्यादि में हम परिवर्तन कर सकते हैं, अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 3 क्या कहेगा? नए राज्यों के नाम में परिवर्तन हो, छोटा करना हो, इकट्ठा करना हो, है ना, तेलंगाना बनाना हो, कैसे बना? अनुच्छेद 3 की वजह से, ठीक है ना। तेलंगाना नाम रख दिया गया अनुच्छेद 3 की वजह से। तो नए राज्यों को वर्तमान राज्य के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन, है ना, नए राज्यों की स्थापना करनी हो, ये बाहरी लोगों से हम पहले नए राज्यों को संघ में हम शामिल कर लेंगे, ठीक है ना। नहीं, हाँ, नए राज्य को या तो छोटे छोटे इकट्ठा कर सकते हैं आप, या इकट्ठा बड़ा सा है, पूरा आंध्र प्रदेश है तो आप 2014 वाले में क्या हुआ था, तेलंगाना एक अलग बन गया, ठीक है। तो नाम या तो सीमा इधर उधर किसी का कोई हिस्सा है उसको, जैसे असम वाले क्षेत्र में लड़ाई चल रही है ना, नागालैंड, असम, इन सब में चल रहा है पूर्वोत्तर में, तो आपस में इधर उधर चल सकता है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 के तहत तो बस इतना ध्यान रखना है, नए राज्यों की स्थापना वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं में और नामों में परिवर्तन कर सकती है कौन? संसद। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या क्या तरीके हैं, देखिए ध्यान से। 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर हम बना सकते हैं, या किसी वर्तमान राज्य से उसका भाग अलग करके हम नया राज्य बना सकते हैं। दूसरा, किसी भाग को किसी राज्य के साथ सम्मिलित करके, मतलब पूरा कोई बड़ा सा राज्य है और कोई जिला 1-2 काट के किसी दूसरे राज्य में हम लगा सकते हैं, डाल सकते हैं उसमें, मतलब किसी राज्य को बना सकते हैं। किसी राज्य को भागों को हम थोड़े थोड़े भागों को मिला करके फिर एक पूरा स्टेट बना देंगे, है ना। तो ये सब अनुच्छेद 3 में है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा 1 से 2 बार, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अब बात आती है अनुच्छेद 4, जल्दी आपको मिलेगा भी नहीं कहीं 4 मिल पढ़ने के लिए। तो अनुच्छेद 4 क्या हो जाएगा? ये अनुच्छेद 2 और 3, है ना, इन दोनों को क्या करता है? शक्ति प्रदान करेगा, यानी इन दोनों को कोई अल्पीकरण करने वाली शक्ति आए तो वो उसी का अल्पीकरण कर देगा, मतलब उसका निरसन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में समझ रहे हैं तो अनुच्छेद 2 और 3 को शक्ति प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 4, ठीक है। यानी इसमें अनुच्छेद 368 लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, जो भाग 20 में हम देखते हैं। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया मतलब ये नहीं कि संशोधन करके हम कहेंगे ठीक है हमारा जम्मू कश्मीर जो है अब पाकिस्तान ले सकता है, नहीं ले सकता।
हमारे किसी अनुच्छेद में 1 से 3 तक आ पाएंगे, कभी नहीं लिखा है कि अपने क्षेत्र को दे दो, नहीं लिखा है, बस ये लिखा है ले लो, है ना। अनुच्छेद 4 समझ में आ गया? थोड़ा सा समझ में आ गया ना? ना समझ में आया दोबारा समझाऊं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना है। अनुच्छेद पहला क्या कहेगा कि हम क्या हैं, वो बताएगा। हाँ, अगर इतने राज्य और इतने केंद्र शासित प्रदेश के अलावा कोई भविष्य में आ जाएगा तब भी वो भारत ही माना जाएगा, ये अनुच्छेद पहला। दूसरा कह रहा है जो अर्जित कर लिए जाए वो भारत के होंगे, ठीक है ना। तीसरे में कह रहा है कि भारत के अंदर ही जो चीजें हैं, जो राज्य हैं, उनको अलग अलग करना चाहें, नाम में बदलाव करना चाहें, है ना, इकट्ठा करके या छोटा करके अलग अलग राज्य बनाने चाहे कर सकते हैं, तो भारत के अंदर ही, तो ये है। बाकी दूसरे और तीसरे को शक्ति कौन प्रदान करेगा? अनुच्छेद 4, ठीक है, दिक्कत तो नहीं हुई। अब यहाँ से आसान है चीजें, हम बात करेंगे भाग 2। भाग 2 में आप 5 से लेकर के 5 से 11 तक हम देखते हैं, जिसे हम कहते हैं नागरिकता। अभी कैसे याद करेंगे? आसान तरीके से इसको आप याद कर पाएंगे। देखो बेसिक तरीके से सोचा, अरे यार बेसिक तरीके से आप सोचा करिए, चीजें आसान हो जाती। सबसे पहले अनुच्छेद 5, तो भाई नागरिकता की बात है। भाग 2 क्या है? नागरिकता, मतलब कौन कौन भारत के नागरिक होंगे। पहले हम अपना घर देख लिए हैं कि हमारा घर क्या है, और घर के नागरिक कौन, सदस्य कौन रहेंगे, वो अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर उनके बाद जब वो घर में हैं, सदस्य हैं, तो उनका अपना अधिकार क्या होगा, एक घर के तरीके सोचिए। तो अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जब हमारा संविधान बना उस समय जो लोग थे वो भारत के नागरिक हैं, ठीक। पहली बात, उस समय जो भी लोग थे हमारे यहाँ, जो भारत के प्रारंभ में ही जो हैं सब नागरिक जो हैं वो नागरिक रहेंगे, यह दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले। हम थोड़े से उदार लोग हैं, हम दूसरों को मौका पहले देते हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ, यही तो क्राइसिस हम देखते हैं कि भारत से पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान से भारत आना, यही हुआ। और जब संविधान लागू हुआ तो जो हमारे यहाँ हैं वो तो है ही हैं, तो वो अनुच्छेद 5 में शुरुआत में वो माने जाएंगे कि भारत के नागरिक हैं। लेकिन वो लोग जो भारत के लिए आ जाएंगे पाकिस्तान से, तो पहले पाकिस्तान को मौका देंगे। तो अनुच्छेद 6, तो अनुच्छेद 6 क्या कहेगा, जो पाकिस्तान से भारत चले आए उनको नागरिकता दी जाएगी, ये बात थी, ठीक है ना। तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, ठीक है। अब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत है नहीं, इतना आमतौर पे पूछ लेता है। अब चलिए, हम दूसरों को मौका दे दिया, अब हम अपनी बात भी कहेंगे। तो अब हम कहेंगे जो पाकिस्तान को, मतलब भारत से पाकिस्तान जो चले गए उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, मतलब उनका नागरिकता का अधिकार, है ना। इन्हीं दोनों में यह है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में आप रह रहे हैं और कहेंगे कि नहीं देखो हमारा जो है लखनऊ के अंदर इतना बड़ा महल है वो मेरा है। तो अनुच्छेद 7 क्या कहेगा कि बाबू तुम्हारा ये सब खत्म। उसमें फिर हम क्लॉज पूरा देखते हैं ना, वह उनकी संपत्ति का अधिकार समाप्त। क्यों? क्योंकि आप भारत से चले गए हैं, तो आपका भारत के अंदर भी नागरिकता का जो है अधिकार खत्म हो गया। तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, है ना, समाप्त होना या किस तरीके से वो। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान को मौका देते हैं, हमारे यहाँ आ जाओ। जो आ जाएंगे वो भारत के नागरिक हैं, जो चले जाएंगे वो भारत के नागरिक, खत्म, ठीक है। 6 और 7 याद हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे OCI कार्ड धारक, NRI, ये सब पढ़ते हैं ना, NRI वगैरह, तो वो हम देखेंगे। तो अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। वो लोग जो भारत से ही जुड़े हुए हैं लेकिन भारत से बाहर रह रहे हैं। तो अनुच्छेद 8 ध्यान से समझेंगे। अब वो भारत के नागरिक, अब देखिए कुछ उनके विशेष अधिकार हैं। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्यों की जो नागरिकता अर्जित कर लेंगे, है ना, तो भारत में रहेंगे नहीं, आपका स्वतः खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता मतलब ले लेते हैं तो भारत के नागरिक आप बचे ही नहीं, ठीक है। तो अनुच्छेद 9 कहता है ये, ठीक है। NRI, OCI ये सब कार्ड धारक जो होते हैं वो हम आगे देख लेंगे अनुच्छेद 8 में। इसमें भी कई सारे क्लॉज होते हैं कि इनका क्या कितना, है ना। उसके बाद अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों के बने रहना। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये इन सभी को एक अधिकार दे रहा है, शक्ति दे रहा है। अनुच्छेद 10 कि जो नागरिकता के जो अभी तक अधिकार हैं वो आमतौर पे किसी भी संशोधन करके या कोई भी इमरजेंसी कुछ लागू हो जाए तो ये अधिकार समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो शक्ति प्रदान कर रहा है 10वां। 11वां, संसद को कुछ अधिकार दिया जाएगा।
अभी मुद्दा जो चल रहा था कौन सा था, वो जो रोहिंग्या मुसलमान वाला क्या चल रहा था, क्या कहते हैं उसको, अभी कुछ था जो बांग्लादेश से भारत को आए थे सब, तो वो इस मुद्दे में आएगा। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, मतलब कानूनन जो है ये अधिकार है संसद को कि किसको नागरिकता दी जाए किसको न दी जाए, ये सब चीजें। अभी यही मुद्दा चल रहा था, जो बांग्लादेश से बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान आए थे, तो वो काम अनुच्छेद 18 के तहत हो रहा था, सॉरी 11 के तहत। 18 तो उपाधियों का अंत है, बाद में अभी देखेंगे। अब याद हो गया ना? देखो ऐसे लगेगा बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और आप ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाएगा। कैसे? अनुच्छेद 5 शुरू हुआ है, तो वो लोग जो हमारे यहाँ हैं वो नागरिक हैं, फिर हम दूसरों को मौका दे रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ आ जाओ, चूंकि कहा गया था ट्रांसफर होना है, तो आप आ जाएंगे तो आप नागरिक हैं, उनके अपने अधिकार है ना, उसको भी पूरा डिटेल्स में पढ़ते हैं, कई सारे क्लॉज होते हैं। फिर अब एक कदम हम आगे बढ़ेंगे तो भाई अब तुम भी लोग तो जाओ, तो जो लोग चले जाएंगे तो उनके अपने नागरिकता के अधिकार खत्म होना या संपत्ति का अधिकार समाप्त हो जाना, ये सब चीज़ें। तो अनुच्छेद 7। फिर अनुच्छेद 8 जो है, वो लोग जो गिरमिटिया मजदूर के रूप में या आमतौर पे एनआरआई के रूप में है ना, नॉन रेजिडेंट्स, हाँ इंडियन जो रहते हैं आमतौर पे भारत में ही रह रहे हैं, बस गए जा करके, ऐसे बहुत सारे, ऋषि सुनक आप देखते हैं, कमला हैरिस, ठीक है, भारतीय मूल से जुड़े हुए हैं लेकिन वो भारतीय हैं नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जाकर के वहाँ काम करते हैं 4 साल 2 साल 5 साल के वीज़ा पे। हाँ, ये सब अनुच्छेद 8 के तहत है, समझ रहे ना? तो कौन से लोग, कुछ जैसे एनआरआईज वगैरह को कुछ वरीयता दी जाती है, ओसीएन कार्ड धारकों को कुछ वरीयता दी जाती है ना, तो वो किसके तहत? अनुच्छेद 8। इतनी बात समझ में आ रही ना? अब अनुच्छेद 9 क्या कहेगा कि जो भाई साहब हमारे भारत से जाकर के कहीं और नागरिकता ले लेंगे तो वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, है ना? हाँ, इस तरीके से आप अपना लिंक कर सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद 10वां, अब हम चूंकि नागरिकता की बात कर चुके हैं तो अब 10वें में हम कहेंगे कि ये अधिकार बना रहेगा, यानी कि नागरिकता के अधिकार की जो है शक्ति को बनाए रखेगा अनुच्छेद 10। ठीक है, हमेशा किसी भी अनुच्छेद में परिभाषा या उसको मजबूती प्रदान करने के लिए एक अनुच्छेद में खुद ही स्पेशली कहा जाएगा। अब थोड़ा सा संसद को अधिकार दे दिया गया कि आपकी अपनी मर्जी हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, है ना? तो पता चला क्या नाम है, अरे यार वो जो खूब रील उल बना रही है, कौन सी लड़की आई है पाकिस्तान से? हाँ, सीमा हैदर। तो सीमा हैदर यहाँ कहाँ फिट हो रही है, कहीं है? हाँ, अगर संसद चाहे, देखो संसद चाहे तो अधिकार दे सकती है, ठीक है ना? लेकिन अभी तक जो हम देख पा रहे हैं कहीं भी सीमा हैदर यहाँ कहीं फिट नहीं हो रही है है ना? उसके लिए प्रोसीजर होता है कि आप इतने साल तक हमारे यहाँ रहेंगे, है ना, वीज़ा पर रहेंगे, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, तब आपको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो अब तो 4 कितने 5 1 6 लोग हैं ना, 5 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, 4 1 5 लोग हैं, है ना तो बात समझ में आ रही है ना? तो ये सब याद रखो, क्वेश्चन बनेंगे और मुझे उम्मीद है कि याद हो गया होगा। ठीक है, ऐसे देसी तरीके से याद रखेंगे, गलत नहीं होगा, आप जब सोचेंगे तो आपको क्रम से दिखेगा। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे भाग 3, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है, और कभी भी बात करते हैं तो हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं। पहले ये बताइए मौलिक अधिकार लिया कहां से गया है? मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ से लिया गया है, मतलब हम हमारी जो संविधान है वो कहीं न कहीं से हम लेके आए हैं, बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर से अडॉप्ट किए हैं। तो अधिकार और कर्तव्य ये 2 चीज़ें हैं। तो कर्तव्य कहाँ से लिया गया है और अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और वहीं मौलिक कर्तव्य रसिया से, ठीक है ना, रूस से। तो मौलिक अधिकार की हम चर्चा कर रहे हैं। मौलिक अधिकार तो हमारे यहाँ खूब रहता है ना? बाद में फिर कर्तव्य को हम जोड़ेंगे, भूल ही गए कि अच्छा कर्तव्य भी होता है। हम कर्तव्य कहाँ इंडियन मानते भी हैं अपना, हमें बस चाहिए होता है दूसरों से, है कि नहीं? तो
मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, भाग 3, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ से कहाँ तक शुरू होगा, 12 से लेकर के 35 तक पूरा डिटेल्स में हम लोग कवर करेंगे और ये सारे के सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैनेज करिए, आवाज़ शोर शराबा इधर उधर चल रही है। सबसे पहले क्या होता है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 में इसकी चर्चा होगी, मतलब मौलिक अधिकारों की अपनी परिभाषा, ठीक है। फिर तुरंत 13 में उसको शक्ति दे दी जाएगी, मतलब मूल अधिकारों से असंगत या उनको अल्पीकरण करने वाली जो विधियां होंगी उनकी चर्चा कर ली जाएगी, है ना, या उनका अल्पीकरण होना, ये सब चीज़ें अनुच्छेद 13 में। तो 12 में परिभाषा और 13 में मतलब एक तरीके से मौलिक अधिकारों का जो अल्पीकरण करने वाली बातें हैं उन सबको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। बहुत जोर जोर से जो है चीज़ें अब समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है ये पूछता है। टोटल 5 हमारे समता या समानता के अधिकार हैं। कितने, इतने मात्र से प्रश्न बन जाएगा, 14 से 18 तक, 14 से 18 तक 5 बनते हैं कि 1 2 3 4, 4 ही हुए ना, हाँ 4 ही होंगे। तो अनुच्छेद 4, ठीक है, सॉरी अनुच्छेद 14, 4 तो बात हो गई नहीं। सबसे पहले 14 से क्या होगा, सबसे पहले अनुच्छेद 14 क्या कहेगा, सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं, ठीक है। तो विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार, अच्छा 14 के बाद 15 तो था ही नहीं यार, यहाँ वो उधर चला गया, हाँ, मतलब टोटल 5 ही तो हैं, 5 मौलिक अधिकार हैं। तो विधि के समक्ष समता का अधिकार मतलब कानून के सामने सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। फिर अनुच्छेद 15 हम जानते हैं, ये प्रश्न कई बार बनता है, आर्टिकल 15 करके मूवीज भी उस समय मतलब एक ही मूवी है, बहुत सारी नहीं, जिसमें कहते हैं मतलब धर्म, मूल वंश, जात, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15 और 17 में गड़बड़ नहीं करेंगे। 15 में जो है क्या है, हाँ भेदभाव प्रतिषेध है और उसमें स्पर्शता है, छुआछूत, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है, किसी भी आधार पर, चाहे जन्म हो, लिंग, जैसे अब पहले क्या होता था, बहुत सारे अधिकार क्या बोलते हैं, अरे एक तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग कहते हैं ना, हाँ उन सबको अधिकार, बहुत सारे वोटिंग इन सब का अधिकार नहीं मिलता था, है ना, जो किन्नर प्रजाति हुआ करती थी, अब अधिकार है। तो अनुच्छेद 15 ये पहले ही कहा करता था कि मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते आप, प्रतिषेध है ना, मतलब मनाही है। तो अनुच्छेद 15 हो गया। फिर अब ध्यान से समझिए 16 क्या कहता है, 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर मिलेगा सबको, यानी कि सबको समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा, चाहे नौकरी से संबंधित हो, पढ़ाई लिखाई, बाकी सारी चीजें। तो लोक नियोजन में अनुच्छेद 16 में क्या है, सभी को समान अवसर मिलेगा। 15 क्या क्या कह रहा है, भेदभाव नहीं करना है चाहे किसी भी आधार पर। 14 क्या कह रहा है, सबको, 14 कह रहा है सब लोग कानून के सामने एक समान हैं, ठीक है। अब हम 17 की बात कर लेंगे, तो 17 से अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत कर दिया गया, है ना 17। और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, ठीक है। अनुच्छेद 18 ये कहता है सेना और शिक्षा को, 2 क्षेत्र को छोड़ करके बाकी सभी मामलों में जो भी उपाधियां दी जाती हैं वो सब समाप्त कर दी जाएगी, है ना। नहीं तो कल को मैं कहूँगा महाराजा धीराज, महाराज रणवीर सिंह पधार रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होगा। पहले बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे जो है उपाधियां ले ली जाती थी, जिसमें हम ये भी देखते हैं, जैसे खलीफा की पदवी जो है, हालांकि बाद में हम आधुनिक भारत में आके देखते हैं तो ये भी एक पदवी हुआ करती है। तो इस तरीके से चीज़ों को समाप्त कर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है, 2 क्षेत्र छोड़ के, शिक्षा और सेना, है ना, जैसे मेजर आगे लिखते हैं ना, कर्नल, मेजर, ये सब लेफ्टिनेंट, ये सब उपाधियां हैं, तो ये उसमें मिलेगा। बाकी जैसे किसी को पुरस्कार इत्यादि लेना हो, है ना, पुरस्कार लेना हो, कुछ अवार्ड वगैरह किसी देश से मिल रहा हो, तो उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के ही आप ले सकते हैं। अनुच्छेद 18 में इस सब का विवरण है। अब हम बात कर लेंगे, समानता हो गया, 5 समानताओं के अधिकार हमें मिले थे, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र हैं कि नहीं हम, ठीक है। तो स्वतंत्रता के अधिकार शुरू हो जाएंगे अनुच्छेद 19 से, ध्यान से समझते रहिए। सबसे पहले अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है,
ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, अपनी बात, जैसे अपनी बात सरकार के सामने रखना, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं ना शांतिपूर्वक, ये सब चीज़ें आप अपने लिए अपनी वकालत के लिए कोई एडवोकेट वगैरह, ये सब चीज़ें मतलब अपनी बात रखना। तो वाक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार इसमें है। और अभी चलिए मैं बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद 19A कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता, इसके बहुत सारे क्लॉजेज हैं ना, तो उसमें प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में हम देखते हैं। 19A हो, 19 क हो, 19(1) हो, तब भी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ऐसा भी हो तब भी। तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में रखा गया है। ठीक है, तो बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों को इसमें रखा गया, संरक्षण दिया गया, अनुच्छेद 20। अब अनुच्छेद 19 के बाद 20 हो गया, 20 तो गलती से बोल दिया था उधर। 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध में जो संरक्षण होगा, है ना। इसमें स्पेशली कहा गया है कि जब आप कभी भी अपराध, या जैसे अनुच्छेद 32 भी कहीं ना कहीं इसमें अपना जो है प्रभाव छोड़ता है सुप्रीम कोर्ट के तहत। तो अनुच्छेद 20 फिलहाल इसको समझिए, आप अपराधी हैं कि नहीं हैं उसके लिए आप अपना एडवोकेट इत्यादि रख सकते हैं, दोष सिद्ध हुआ कि नहीं, ये सब चीज़ें। तो दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण दिया जाएगा, आपको अधिकार दिया जाएगा कि आप अपना पक्ष रखें कि आप दोषी हैं भी कि नहीं, है ना। तो अनुच्छेद 20। तो 19 वाक आदि की स्वतंत्रता, 20 दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 19 से तो ध्यान रखेंगे प्रेस। अब अनुच्छेद 21 कई बार यहां से प्रश्न बना है। सबसे पहले समझ लीजिए अनुच्छेद 21 क्या है, क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, है ना। आपको जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। इसमें भी कहीं ना कहीं जैसे होता है कि आपको प्रश्न जो देखने को मिलता है कि बताइए कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो समाप्त नहीं होता है इमरजेंसी में भी, है ना। इमरजेंसी मतलब जब हम कई बार राष्ट्रपति शासन की बात कर लेते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, कौन कौन से, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, 352, 356, 360। ठीक है, तो 352 जो है ये राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल ये बाह्य युद्ध या बड़े आंतरिक विद्रोह की वजह से होता है। ये मात्र 3 बार अभी तक लगा है, अब सुनते रहो उधर। उसके बाद अनुच्छेद 356 ये बहुत बार लगता है, इसे हम कहते हैं राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति शासन। तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। फिर 360 ये वित्तीय आपातकाल है, भारत में अभी तक नहीं लगा है, उम्मीद करते हैं ना ही लगे। ठीक है ना, इन सब में भी अनुच्छेद 21 समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल पूरे बड़े क्षेत्र में मतलब बड़ा व्यापी होता है 352, फिर 356। किसी भी राज्य में, राज्य जब सरकारें काम नहीं कर पा रही हो ठीक से, तो राज्यपाल वहां पे हैंड ओवर कर लेगा, है ना। तो राष्ट्रपति शासन उसे कहते हैं। 360 वित्तीय आपातकाल है जो अभी तक नहीं लगाया गया है, और आगे भी ना लगे तो अच्छा है। चलिए 21 हो गया, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है ना, आप कई बार देखते हैं कर्फ्यू सुनते होंगे, धारा जिसे कहते हैं 144 लग जाता है छोटे क्षेत्रों में, तो उसमें आप ढेर सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, है ना। कई बार होता है कि शूट और मतलब कहते हैं देखे और शूट कर दिया गया, ढेर सारे लोग हैं। लेकिन अनुच्छेद 21 के तहत आप 1-2 लोग हैं, अकेले हैं, तो आप किसी भी चीज़ के लिए, खाने पीने के सामान के लिए आप निकल सकते हैं, जा सकते हैं। वही है अनुच्छेद 21, है ना, प्राण और दैहिक। ये प्रश्न खूब बना है, ये देखिए हर जगह है। ये आपको राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में मिल जाएगा, मौलिक कर्तव्य में मिल जाएगा, हालांकि बाद में जोड़ा गया, और मौलिक अधिकार में भी तो बाद में ही जोड़ा गया, जिसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा का अधिकार। कितने बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, हाँ 14 वर्ष के बच्चों तक को अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलेगा, ये अधिकार में दिया गया है।
फिर कर्तव्य में भी 51A में जोड़ दिया गया कि आपको बच्चों को शिक्षित कराना है लोगों के लिए। तो अनुच्छेद 21A जोड़ा कब गया, ये मेरा प्रश्न है। कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया अनुच्छेद 21A में, ठीक है ना। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, 21A में शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ठीक है, यहाँ से बच्चों को दिक्कत होती है, हम लोग आसानी से याद करेंगे इसको। देखिए अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब अनुच्छेद 22 में है, ठीक है। हर जगह नहीं, कुछ दशाओं में, ठीक है। आमतौर पे बंदी प्रत्यक्षीकरण भी हम कई बार देखते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल इसको बस इतना याद रखिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, और सबसे बड़ी बात शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 22 में है, ठीक। 22 के बाद हम 23 में आएंगे, तो दास प्रथा कहते हैं ना, जबरदस्ती काम करवाना, है ना, तो दुर्व्यापार कराना, बलात्श्रम, जबरदस्ती काम कराना, ये सब क्या है, अनुच्छेद 23 के तहत अवैध घोषित कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है अनुच्छेद 23 के तहत, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चों से प्रश्न पूछेगा तो 24वें से पूछता है, इन तीनों में सबसे ज्यादा यहाँ से पूछता है, ठीक। वैसे 22 याद रखेंगे, गिरफ्तारी और यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये ध्यान रखेंगे। बाकी बलात्श्रम, दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, ये भी है। और कारखानों में छोटा बच्चा जो है, कारखानों में बालकों को नियोजन के लिए जो है कहीं ना कहीं मनाही किया गया है ना। 14 वर्ष से कम का बच्चा भारी उद्योगों में काम नहीं कर सकता है, ठीक है, 14 वर्ष से कम। अब आमतौर पे आप तो अब ये प्रश्न आना चाहिए, बालिग तो होते हैं 18 साल पे, लेकिन जीवन भी तो जीना है, तो 14 वर्ष से छोटा बच्चा जो है बड़े कारखानों में काम नहीं कर सकता, यह अनुच्छेद 24 में कहा गया है। 24 में 14 वर्ष से छोटा बच्चा बड़े कारखानों में काम नहीं करेगा, ठीक है ना, भारी उद्योग में काम नहीं करेगा। डाउट तो नहीं है कोई? देख लीजिए, बोलने की स्वतंत्रता याद रखने की अगर हो तो थोड़ा सा गरिया दिए तो बाद में एडवोकेट कर लो ठीक है, वैसे ऐसे मत याद करना, लेकिन याद हो जाए तो अच्छा ही है। तो अपराध सिद्ध करने के लिए आप अपना, हाँ, संरक्षण आपको दिया गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21 में, 21A में पढ़ाई लिखाई 14 वर्ष के लिए, फिर 22 में क्या किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दे दिया गया है। 23 में मानव दुर्व्यापार, जबरदस्ती काम नहीं कोई करा सकता है ना, पता चला बंधुआ मजदूर बना के काम करा रहे हैं, दास प्रथा इत्यादि हम कह सकते हैं। 23 में खत्म। 24 में छोटे बच्चे को कारखाने में नहीं लगाया जा सकता, 14 वर्ष से स्पेशली छोटा बच्चा बड़े उद्योगों में नहीं लगाया जा सकता। तो ये हमारा क्या था, स्वतंत्रता। अब धर्म की स्वतंत्रता भाई, धर्म की, और ये सारे के सारे चल रहे हैं मौलिक अधिकार ही, ठीक है ना, इनको भी कई पार्ट्स में बांटा गया। तो उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, सबसे पहले समता देख लिए थे, समता के बाद स्वतंत्रता देख ली, अब हम धार्मिक स्वतंत्रता देखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रश्न 28-29 से बनता है, फिलहाल पूरा देखो, ये नहीं कि अच्छा इसी से बनता है तो बस उतना ही ध्यान रखें। अनुच्छेद 25, आपकी जो मर्जी है वो आप, हाँ, आप कर क्या सकते हैं, मतलब किसी गरिया जाओगी आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म की उपासना आप कर सकते हैं ना। जैसे मेरे जैसे आप टीका लगा सकते हैं, या आप लोगों जैसा टीका नहीं लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है ना, कोई मना नहीं करने जाएगा, ठीक है। तो मतलब अंतःकरण से जो आपका मन करे, है ना। जैसे कुछ साल पहले तक मैं एकदम से लगभग नास्तिक था, ठीक, छोटी काशी में 5 साल तक गुजारा, लेकिन कभी नहीं गया मंदिर है, परिसर में रहते थे हम लोग, लेकिन अब बहुत मानने का मन होता है, चलो ठीक है, चल रहे हैं। तो ये अंतःकरण में जो आपको लगे आप अपनी धर्म की उपासना कर सकते हैं, मान सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। ये धार्मिक स्वतंत्रता में हम आ गए। अनुच्छेद 25 ये कह रहा है आपसे, आपको अपना अधिकार है, मन करे हिंदू धर्म अपनाइए, मन करे आप कोई भी धर्म अपनाना चाहें, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। और साथ साथ में आप अपना प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रचार प्रसार का मतलब आज भी लोग, वैसे अगर बात करें, ईसाई जब भारत में आए थे तो 1813 के चार्टर एक्ट में आते हैं।
ईसाई मिशनरी आते हैं कि ईसाई धर्म का प्रचार, आज भी चल रही चीज़ें, लोग अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वो अनुच्छेद 25 में कहा गया ये अधिकार है। 26 में धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध, जैसे होता है ना कि आप पंडाल लगाएंगे, दुर्गा पूजा चल रहा है, पंडाल लगाएंगे, गाना बजाएंगे, तो ये अधिकार है, लेकिन कितना ज़्यादा उसकी भी सीमा तय कर दी गई, पूरा पूरा मना नहीं किया गया है ना। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, अनुच्छेद 26, ठीक है ना। अब 27 ध्यान से समझिएगा, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, सबसे बड़ी बात। हालांकि ये तो अभी वीडियो नहीं बन रहा होता तो थोड़ी और कुछ मैं बताता, फिर भी समझिए हमें पता है कि आज जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे नए नए धर्म हैं, कुछ हैं चल रहे हैं ना, हम कह सकते हैं पंथ हैं, कुछ भी हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इधर उधर हैं। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात भैया, टैक्स वैक्स नहीं लिया जाएगा आपसे। तो धार्मिक, अब वो जमाना गया जब आपसे लिया जाएगा क्या, पहले क्या होता था, जजिया, जकात, है ना, तो ये नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता, है ना, ये इसमें टैक्स वैक्स की मनाही की गई है। तो ठीक है, एक अच्छा तरीका हो जाता है आजकल बड़े लोगों को धर्म के मामले से ब्लैक को वाइट करना, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बाकी चीज़ तो आप खुद ही समझ लेंगे, समझदार ही हैं। तो अनुच्छेद 27 में इस बात की चर्चा की गई है, समझ रहे ना। और जैसे कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें लोग उसके आड़ में फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो अनुच्छेद 27 का मुझे लगता है बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते भी हैं, ठीक है, मुझे लगता है ऐसा। तो जजिया जकात ख़त्म, ठीक है ना। पहले भी कौन सा, जजिया मतलब हिंदुओं पर लगाया गया धार्मिक टैक्स, और जकात मतलब मुस्लिम धर्म पर लगाया गया धार्मिक कर, ठीक है। 28, ये ध्यान रखिएगा, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन हर जगह नहीं, लेकिन हर जगह नहीं। अनुच्छेद 28 में कुछ जगहों पर, जैसे आज भी थोड़ी बहुत चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कुछ निजी स्कूल्स होते हैं, है ना, वहाँ पर इन चीज़ों की चर्चा हो जाती है कि भाई आप कुछ थोड़ा सा धर्म के प्रतिनिधि करते हैं, या अपना अपना कुछ स्लोगन या प्रेयर के समय कुछ चीज़ें कराई जाती हैं धर्म से संबंधित, तो वो अधिकार दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, मदरसा, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद 28, ये अधिकार किसको, किस अनुच्छेद के तहत मिला है, 28। अब याद कैसे करेंगे, 25 में आप अपनी मर्जी से किसी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, उसकी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 26 में धार्मिक कार्यों के लिए आप स्वतंत्र हैं, है ना, ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन के लिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी पंडाल वंडाल लगाइए, जगराता करिए, लेकिन वो भी टाइम है, यूपी में 10 बजे के बाद नहीं, क्यों गुरुजी। उसके बाद किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के मतलब कर जो भी है समाप्त कर दिएगा 27 में। 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में जो है धार्मिक उपासना या धर्म में उपस्थित होने के बारे में कुछ चीज़ें रियायत की गई हैं, स्वतंत्रता दी गई है 28 तक। तो इसमें भी कितने हो गए, इसमें 4 हो गए धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता कितनी मिली है, 25 से लेकर 28 मतलब 4, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे संस्कृति, और ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनता है इन अधिकारों में, इस स्लाइड में, ठीक है ना। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है अनुच्छेद 29 में, कई बार प्रश्न बना है, ठीक है ना। जो माइनॉरिटीज हैं उनको अधिकार दिया गया है, उनके हितों की रक्षा की बात की गई है अनुच्छेद 29 में, ठीक है, ध्यान रहेगा। अनुच्छेद 30 में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये संस्कृति के साथ साथ शिक्षा भी है, तो अब हम 30 में थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या कहेंगे, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, प्रशासन करने के लिए जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अधिकार दिया गया है कि आप अपना कोई भी संस्थान खोल सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह वगैरह, उसको आप संचालित कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 ये कह रहा है, ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए। उसके उपरांत अनुच्छेद 31, तो अनुच्छेद 31 पहले क्या हुआ करता था, अनुच्छेद 31 में थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में लेके आया हूं, क्योंकि प्रश्न आजकल ऐसे बनने लगे हैं। अनुच्छेद 31 क्या कहता है कि भाई साहब, पहले क्या कहता था,
पहले कहता था कि संपत्ति का अधिकार, है ना, आमतौर पे, लेकिन वो क्या कर दिया गया, उसको कर दिया गया खत्म। किस वाले संविधान संशोधन में? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, हम देखते हैं 42वां संविधान संशोधन जो आता है 1976 में, ठीक है ना, उसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। ठीक, बहुत सारी चीजें उसमें हम देखते हैं, है ना, चाहे प्रस्तावना हो या बाकी बहुत सारी चीजें। फिलहाल उसके 2 साल बाद 44वां संविधान संशोधन होगा 1978 में, और उसमें कह दिया गया है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। ठीक है, और वो भी कौन से? 1978 की धारा 6 द्वारा क्या कर दिया गया? निर्षित कर दिया गया। बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी पहले, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड किया गया है। रखा कहाँ गया, ये प्रश्न कई बार बनता है, किस अनुच्छेद में रख दिया गया है? तो अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अनिवार्य अर्जन को रख दिया गया है। प्रश्न यहां से बन जाता है। तो 31वां, अब अनुच्छेद 21 से संपदा, थोड़ा सा इसको देख लीजिए सिर्फ ब्रीफ में। संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली जो निधियों की उनकी व्यावृत्ति कर दी गई, मतलब उसके बारे में चर्चा है। 31 भी कुछ अधिनियमों और विनियमनों का विधि मान्यकरण कर दिया गया। 31 में कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति कर दी गई। निदेशक तत्व मतलब जैसे गवर्नमेंट, राज्य जो है उसको कुछ अधिकार दिया गया है। इतना ज्यादा डिटेल्स ध्यान मत रखिए, ध्यान इसको रखना है, 300A ध्यान रखना है। 31D में 43वें संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्र विरोधी जो क्रियाकलाप से संबंधित विधियां होंगी उसके बारे में चर्चा है। 977 की धारा 2 द्वारा उसको हटा दिया गया है, निर्षित कर दिया गया है अनुच्छेद 31D। थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं, वैसे सबसे ज्यादा ये दोनों पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा है ना, सभी चीजें स्पेशली ये ध्यान रखेंगे, बाकी तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न, जब संविधान बन के तैयार हो गया तो बाबा साहब से पूछा गया कि बताइए आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी, या आपको एक शब्द में कह दिया जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो उन्होंने कहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर अनुच्छेद पूछ लिया गया उनसे तो क्या उन्होंने कहा? अनुच्छेद 32। ठीक है ना, तो संविधान की आत्मा बाबा साहब ने कहा अनुच्छेद 32 है, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना, उपचारों का अधिकार, नाम भी उपचार है, समझ रहे ना, लेकिन वास्तव में संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। वास्तव में संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, और जिसको शामिल करने वाले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, प्रस्तावना जो होती है वो। तो फिलहाल ये अम्बेडकर जी की बात यहाँ पे हो रही थी। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम देख रहे हैं, और यह अंतिम है। ठीक है ना, 35 तक ही पढ़ना है हम लोग को। अनुच्छेद 32, ये ध्यान रखिएगा, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार से संबंधित प्रावधान है। शॉर्ट में इसको कह देंगे, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो इसके तहत क्या करेगी? रिट जारी करेगी। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट, एससी को ये अधिकार है। अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे तो 32A में देख लेंगे। 43वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना, ये रखा गया है। 1977 की धारा 3 द्वारा इसको निर्षित कर दिया गया। ठीक है, बाकी स्पेशली बस इतना ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। 33 में इस भाग द्वारा अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, वैसे भी ज्यादा बनेगा अभी नहीं, है ना। अच्छा, एक प्रश्न ये बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार तो 32 है, तो हाई कोर्ट को क्या है? अच्छा, एक थोड़ा सा प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए भी, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, तो हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकती है ना। ठीक है, रिट जारी किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट करेगी। ठीक है, बाकी हम थोड़ा सा और देख लें, बाकी हो गया खत्म। ये स्पेशली ध्यान रखना आपको। अनुच्छेद 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो, है ना, सेना विधि मतलब वही राष्ट्रपति शासन, धारा 144, ये सब
तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर क्या हो जाएगा, निबंधन हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएंगे। हालांकि कौन सा रह जाएगा, 21। 35 कह रहा है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान दिया गया है, यानी कि शक्ति दी गई है। बस इतना सा है, बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा, थोड़ा सा ये ध्यान दे लेंगे, बाकी तो ये ध्यान देना ही है, ठीक है ना। ये प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग भी करेंगे, ठीक है, और बाकी कमेंट में आप लोग भी आंसर करिएगा। वैसे इसको मैं कई बार क्लास में बता चुका हूँ। फिलहाल आज तक तो हम लोगों को देखना था अधिकार तक, आगे हम लोग चर्चा करेंगे नीति अनुसार सिद्धांतों के बारे में 36 से लेकर के 51 तक। उसके उपरांत मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य पूरा पढ़ेंगे। फिर जो जो महत्वपूर्ण है, सब सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ने होते हैं, जितना हमें ज़रूरी हो उतना हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।